बचपन से हम लोगों ने सुना है अक्सर ये कि जो भी दुनिया में जैसा बोता है वैसे ही पाता है, और जो जैसे कर्म करता है वैसा फल मिलता है। कई बार हम लोग इसको हल्के में लेते हैं, लेकिन कई बार कुदरत वाला ही करके दिखाता है। इसलिए एक और भी मुहावरा है कि ऊपर वाले की लाठी बेआवाज़ होती है। आज की कहानी कहीं ना कहीं इन तमाम मुहावरों की सच्चाई को बयान करने वाली कहानी है। करप्शन यानी भ्रष्टाचार आपको पता है हमारे देश में दीमक की तरह है, बल्कि दीमक कहना इसको गलत होगा। शायद हमारी ज़िंदगी का ये रोज़मर्रे का हिस्सा है। हम करप्शन या भ्रष्टाचार को शायद खुद से अलग कभी मानकर चलते भी नहीं। ऐसा लगता है कि ये तो हमारा अधिकार है, और यही वजह है। कुछ लोगों ने पहले भी पूछा था कि भारत सुपर पावर क्यों नहीं बनता, बाकी चीज़ें। तो एक तो राजनीति, गंदी पॉलिटिक्स, और ऊपर से करप्शन, जिसको हम लोगों ने सभी ने अपना धर्म बना रखा है, ज़्यादातर लोगों ने। तो उसकी वजह से हम मारे जाते हैं। आज की कहानी की ज़मीन यही करप्शन है, लेकिन इस करप्शन और इस भ्रष्टाचार के बाद जो कुछ होता है वो कुदरत की वो लाठी है जिसकी आवाज़ नहीं हुई लेकिन सज़ा मिली। और ये बेहद अफसोसनाक कहानी है एक सिर्फ और सिर्फ 27 साल की विडो या विधवा की। कहानी रोंगटे खड़े करने वाली है। कहानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की है। गोरखपुर के पास एक गांव है जिसका नाम है भटहट। 3 साल पहले 2018 की बात है जब ये कहानी शुरू हुई और सामने आई, लेकिन इस कहानी की शुरुआत 2015 में ही हुई थी। इसी गांव की एक लड़की की शादी गांव के एक लड़के से होती है। दोनों खुश थे, ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही थी। गरीब थे पर सब कुछ जितना भी था उसमें सब्र करते थे। शादी के बाद पत्नी की जिम्मेदारी आई तो पति बेहतर कमाई के लिए मुंबई का रुख करता है। मुंबई के भिवंडी में वो एक कारखाने में काम करता है और वहीं रहता है। बीच में जब छुट्टी मिलती गांव आता। 3 साल बहुत अच्छे गुजरे। 3 साल के बाद अचानक इस महिला के पति की बीमारी की वजह से मौत हो गई। कौन सी बीमारी थी, क्या थी, ये किसी को मालूम नहीं। आमतौर पर आप अगर हिंदुस्तान के गांव में जाएं और किसी की बीमारी से इस तरह मौत होती है तो शायद हम शहर वाले थोड़ा सा हैरान हों या हैरत करें, या हमारे जो फैमिली क्राइम तक के बहुत सारे विदेश में रहते हैं हंसे भी कि पता ही नहीं कि किस बीमारी से मरे। लेकिन ये हमारे यहाँ की सच्चाई है। 90% जो दूर दराज के गाँव में मौत होती है उसकी हकीकत किसी को पता ही नहीं होती कि कैसे मरा, हार्ट अटैक था या कोई और बीमारी थी। यहाँ तक कि इस कोरोना काल में भी गाँव में जितनी मौतें हुई, ज़्यादातर लोगों ने तो टेस्ट ही नहीं कराए थे, तो ये भी पता नहीं कि उनकी मौत कोरोना से हुई कि किससे हुई, और बस मौत हो गई। तो ये एक कड़वी सच्चाई है। तो इस महिला के पति की भी मौत हो जाती है शादी के महज 3 साल के बाद। 27 साल की उम्र में ये महिला विधवा हो गई। पूरी ज़िंदगी पड़ी है सामने और पहाड़ सर पे टूट पड़ा है। मौत के बाद ऊपर वाला भी अजीब खेल करता है। इस महिला के जो अपने घर वाले थे जिन्होंने इसको विदा किया था, वही अब इसको अपनाने से इनकार कर देते हैं कि अभी एक विधवा को कहाँ पालेंगे, जिम्मेदारी और भी है। तो अपने घर वालों ने उसे ठुकरा दिया, पति के घर वालों ने भी ठुकरा दिया। अब ले देकर गांव में एक घर जिसमें रहती थी, और वो आसरा जो इसके पति ने दिया था बस वही इसका सहारा था। लेकिन ज़िंदगी जीने के लिए पैसे और खाने की भी ज़रूरत है, अनाज की भी ज़रूरत है। चूँकि शादी के बाद उसने कभी कोई काम नहीं किया, शादी से पहले कोई काम नहीं किया, एक गृहिणी थी, तो अचानक पति के गुजरने के बाद ज़िंदगी जीना मुश्किल हो गया। उसे लगा कि अब कुछ करना पड़ेगा। इस दौरान में कुछ लोगों ने बताया कि हमारी सरकार बहुत सारी स्कीम चलाती है गरीबों के लिए, जो बेहद पिछड़े गरीब हैं उनके लिए। उस तक भी ये बात पहुंचती है तो उसे 2 चीज़ें समझ में आती है। एक राशन कार्ड बनवा लो। राशन कार्ड बनवाने से ये होगा कि अगर यूनिट के हिसाब से हमारे यहाँ राशन मिलता है गरीबों को, परिवार में कितने सदस्य हैं तो पर यूनिट के हिसाब से। तब ये चूँकि इकलौती थी, पति तो मर चुका, बाकी कोई परिवार वाला नहीं, तो मुश्किल से इसका राशन कार्ड बन जाता तो शायद महीने के 5 किलो या 4 किलो अनाज इसे मिलता, बस 4 या 5 किलो। तो एक राशन कार्ड बनाना था, और राशन कार्ड के बाद उसे ये भी पता था कि राशन कार्ड अगर बनता है तो एक मनरेगा स्कीम हमारे यहाँ चलती है, जो दिहाड़ी मजदूर लोग काम करते हैं, पर डे करीब 235 रुपये वो मजदूरी फिक्स है। तो उसे लगा कि चलो राशन कार्ड बनेगा तो 4-5 किलो राशन मिल जाएगा, अनाज मिल जाएगा, और साथ में मनरेगा में दिहाड़ी मजदूरी मिल जाएगी करीब पर डे 235 रुपये की, तो ज़िंदगी चल जाएगी। अकेली है। फिर उसे ये भी पता चला कि सरकार ने एक और स्कीम बनाई है जिसका नाम है विधवा पेंशन। विधवा पेंशन 18 से 55 साल की उम्र के बीच की कोई महिला अगर विधवा हो जाती है हमारे यहाँ, तो उसे सरकार 500 रुपये प्रति माह देती है।
हर महीने। तो उसे लगा चलो 500 रुपये ये हर महीने कैश मिल जाएंगे, राशन कार्ड से अनाज मिल जाएगा, मनरेगा से मजदूरी मिल जाएगी, तो इतना काफ़ी है गांव में रहकर पलने के लिए, खुद को ज़िंदा रखने के लिए। इसी सोच के साथ अब उसने राशन कार्ड बनाने की और विधवा पेंशन पाने की कोशिश शुरू की। उसे बताया गया कि इसके लिए पहले गांव के प्रधान की ज़रूरत है। हमारे यहाँ जो चुनावी सिस्टम है, आप एमपी जानते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए जानते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके बाद फिर नीचे आता है ग्राम प्रधान, गांव के चुनाव, पंचायत के चुनाव। ये चुनाव यूं ही नहीं होते, इनके पास बहुत पावर और अधिकार होता है। राशन कार्ड बनाना हो, आधार कार्ड गांव में बनाना हो, आपको कोई स्कीम का सरकार का फ़ायदा लेना हो, तो आपको इन पंचायतों, ज़िला सरपंच, प्रधान, इन सब से होकर गुजरना पड़ेगा। इनकी मंजूरी ज़रूरी होती है, इसलिए पावरफुल लोग होते हैं। तो इस विधवा को भी पता चला और ये गांव के प्रधान के पास पहुंची। उसने कहा मेरे पति की मौत हो गई है, कोई है नहीं, कोई पालने वाला नहीं है, राशन कार्ड बनवा दीजिए, विधवा पेंशन दिलवा दीजिए तो मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। प्रधान ने कहा मैं बनवा दूंगा। फिर बात आई यहाँ से करप्शन की। अब उसे लगा कि ये बेहद गरीब औरत है, ये क्या पैसे देगी रिश्वत के नाम पर उसने देखा कि जवान है, खूबसूरत है, विधवा है, आगे पीछे कोई नहीं है। उसकी नीयत ख़राब हो गई। उसने उससे कहा तुम्हारा काम तो कर देंगे, बदले में तुमको मेरे साथ सोना पड़ेगा। मजबूर औरत, ज़िंदगी की मजबूरी। पहले शायद उसने इनकार किया, फिर उसे लगा कि और तो कोई सहारा मिल नहीं रहा, क्या करें। आखिरकार उसे लगा कि जीने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, तो चलो सौदा कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं। प्रधान की बात वो मान गई। प्रधान ने रिश्वत में उसके जिस्म को लिया। इसके बाद उसने कहा तुम्हारा काम हो जाएगा। कुछ वक्त बीता, काम आगे बढ़ा। अब प्रधान ने जो इस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी था एक, उसके पास उसको भेजा सिफारशी नोट के साथ कि जाओ वहाँ काम हो जाएगा। वो सेक्रेटरी भी रिश्वतखोर निकला। उसे भी पता चला कि इसके पास देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन असमत है, इज्जत है। उसने उसका सौदा किया। एक बार वो लुट चुकी थी, उसे लगा अब क्या बचा और क्या बचाऊं। सेक्रेटरी ने भी उसके साथ अपनी हवस पूरी की। काम और आगे बढ़ा, फाइल थोड़ी और आगे गई। अब इसके बाद बीच में बहुत सारे क्लर्क और बाबू आए। कुल मिलाकर 9-10 लोग और सामने आते हैं और इस तरह से गिनती बढ़ते बढ़ते 13 हो जाती है। 13 लोगों ने इस 27 साल की विधवा से रिश्वत के तौर पर उसके साथ उसका शोषण किया और यह सिलसिला करीब 3 महीने तक चला। 3 महीने तक वो नुचती रही, खुसटती रही। 3 महीने बाद शायद उसका काम हो गया, उसको राशन कार्ड मिल गया, लेकिन अब वो ज़िंदगी ढंग से जीती। उससे पहले एक नई मुसीबत आ गई कि 3 महीने बाद अचानक वो बीमार पड़ गई। बीमार होने के बाद उसने वहीं झोला छाप डॉक्टरों को दिखाया जो गांव में अमूमन हर जगह मौजूद होते हैं। कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो प्रधान के पास गई, उसे लगा प्रधान ही कुछ मदद करेगा। प्रधान ने उसे एक झोला छापा और डॉक्टर के पास भेजा, बोला कि जाकर दिखाओ। उसने भी दवा दी, कुछ दिन तक भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उस दोबारा गई उस डॉक्टर के पास। उसने कहा तुम एक काम करो, अपने खून की जांच करा लो, ब्लड टेस्ट उसने लिख के दिया। वो ब्लड टेस्ट कराने गई। जब ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आई तो पता चला कि उस महिला वो जो है वो HIV पॉजिटिव है। अब ये जैसे ही पता चला, डॉक्टर ने प्रधान तक बताया। प्रधान के हाथ पैर फूल गए, क्योंकि उसे मालूम था उस महिला का HIV पॉजिटिव होना उसके लिए क्या मायने रखता है। उसने कहा नहीं, रिपोर्ट गड़बड़ आ जाओ, आप दोबारा इसका टेस्ट कराओ। गोरखपुर के उसी BID एक हॉस्पिटल है, बहुत ही नामी हॉस्पिटल है। ये वही हॉस्पिटल है जहाँ साल में एक बार एक ख़ास मौका आता है जब दिमागी बुखार से बहुत सारे बच्चों की मौत हो जाती है। तो अब उस सरकारी हॉस्पिटल में ये पहुँचती है, वहाँ इसका ब्लड टेस्ट होता है, उसके बाद फिर रिपोर्ट आती है। दूसरी रिपोर्ट भी इस बात की पुष्टि करती है कि इस महिला को एड्स से HIV पॉजिटिव है। अब ये बात प्रधान से होते हुए, सेक्रेटरी से होते हुए, तमाम बाबू, क्लर्क, दलाल, उन 13 लोगों ने जिन्होंने इस विधवा के साथ जुल्म ढाए, उसकी असमत लूटी, रिश्वत के नाम पर, राशन कार्ड के नाम पर, विधवा पेंशन के नाम पर, अब उनके पैरों तले ज़मीन खिसकने की बारी थी। उन्हें लगा कि ये क्या हो गया। अब ये सभी भागते हैं चोरी छुपे हॉस्पिटल अपना अपना टेस्ट कराने के लिए। सभी की रिपोर्ट आती है। ये 13 के 13 जो उस विधवा के साथ सोए थे HIV पॉजिटिव पाए जाते हैं।
किसी तरह से ये हॉस्पिटल से बाहर खबर लीक हो जाती है। अब हड़कंप मच जाता है गांव में, सरकारी अफसर भी पहुंचते हैं, ये क्या हो गया। अब इसके बाद जांच होती है तो पता चला कि ये 13 के 13 शादीशुदा थे, इनमें से तो कुछ बिल्कुल जवान थे। अब दिक्कत ये थी कि इन 13 को तो HIV पॉजिटिव हुआ, इस दौरान में हो सकता है ये सब अपने पत्नी के साथ भी रहे, तो क्या उनकी बीवियां भी HIV पॉजिटिव हैं बिना किसी जुर्म के, बिना किसी कसूर के। अब उसकी रिपोर्ट मैंने कोशिश की, वो नहीं मिली, लेकिन इन 13 के 13 लोगों को सज़ा मिली। अब यहाँ पे दो चीज़ें, एक, इस महिला को HIV पॉजिटिव ये कैसे हुई। तो फिर बात वही आई जब सारी चीज़ें हुई कि इसका जब शादी हुई तो शायद इसका पति HIV पॉजिटिव था, और जब 3 साल के बाद शादी की उसकी मौत हुई और वो बीमारी से मरा, उसने टेस्ट नहीं कराया था, लेकिन शायद वो HIV पॉजिटिव था। उसने ये HIV पॉजिटिव वाली बीमारी अपनी पत्नी को दी जिसका कोई कसूर नहीं था, और उसके बाद 13 लोग जो रिश्वतखोर थे, जिन्होंने 500 रुपये के विधवा पेंशन और 5 किलो अनाज के लिए उसकी असमत लूटी, उससे होते हुए उन 13 तक ये बीमारी पहुंची। अब उन 13 के बाद उनकी बीवियों तक पहुंची, उसकी रिपोर्ट क्या हुई, क्योंकि उनकी बीवियों का भी कोई कसूर नहीं था, कोई एक तरह से गुनाह नहीं था, लेकिन शायद उन तक भी पहुंची। तो ये थी कहानी एक मजबूर बेबस विधवा की, रिश्वत के नाम पर 13 लोगों ने जिसको लूटा, अपनी हवस मिटाई, और फिर ऊपर वाले की बेआवाज़ लाठी ने अपना फैसला सुनाया, और ये सभी HIV पॉजिटिव पाए गए। इमोशनल कहानी है, अफसोसनाक भी है। जैसा मैंने शुरू में कहा कि हमारे देश में भ्रष्टाचार या करप्शन एक दीमक की तरह नहीं है, बल्कि एक हमारी ज़िंदगी की आदतों में शुमार जैसा है। और ये कहीं से भी आप ले लीजिए, आप कई जगह पे दिखाया भी गया। आप मंदिर में जाएं तो आपको लाइन में नहीं लगनी है, आप रिश्वत दीजिए, आराम से VVIP दर्शन कीजिए। आप दरगाह पे जाइए, आपकी सेटिंग है, कुछ पैसे दीजिए, आप आराम से जाइए कीजिए। स्कूल, कॉलेज, यहाँ तक कि अभी तो कोरोना में हम लोगों ने कब्रिस्तान और शमशान में भी देखा कि वहाँ भी कैसे रिश्वत ले और देकर एक अदद कब्र मिली और एक अदद चिता मिली। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि ये हमारे खून में शामिल है, और यही हमारे देश को दीमक की तरह खा रहा है। तो आज कहानी में इतना ही, और अब आपके सवाल का जवाब देने की बारी है, और उसमें